हेलो बच्चों। आज हम लोग बोर्ड बहुत नज़दीक है, सिर्फ 50 दिन बाकी है और हम लोगों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे घबराए हुए हैं, सर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा? न्यूमेरिकल का कुछ ट्रिक्स बताइए, चैप्टर वाइज बताइए। तो चलिए हम लोग अब चैप्टर वाइज जो है न्यूमेरिकल से लेकर आने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा, बहुत आसान तरीके से हम समझाएंगे, कम समय में ज़्यादा कंटेंट मारेंगे और आपके लिए बोर्ड में बहुत सहायतापूर्ण होगा। आप इतने ढंग से इसको समझे कि आपको जब बोर्ड में क्वेश्चन आवे तो लगा कि ये क्वेश्चन नहीं, बहुत फुल सी चीज़ है, बहुत आसान सी चीज़ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक अच्छे न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिकी कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे ऑब्जेक्टिव में भी सवाल आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में फॉर्म में, सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स में आ जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल करें, तो वो चीज़ से मैं सिखाने जाऊँगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है ऑब्जेक्टिव्स में दिया हुआ न्यूमेरिकल में, सबसे पहला क्वेश्चन इस तरीके से है। हम कुछ क्वेश्चंस नोट डाउन कर लिए हैं। कहता है कि हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ n is not possible in relation, not possible in relation q इक्वल टू एन ए। इस रिलेशन के हिसाब से n की वैल्यू कब पॉसिबल नहीं होगी, इन चीजों को हमें बताना है। सबसे पहला कंडीशन समझना है कि हमारा n कब पॉसिबल है और कब पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम समझाते हैं। हम लोग बात करेंगे, ट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे पहले ट्रिक्स मार दो। देखिए हम लोग जानते हैं कि q बराबर n ही होता है और हमको n निकालना है तो q बाई ई फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ इंटीजर निकालने का। लेकिन हम कब कहेंगे कि ये आपका जो है पॉसिबल है और कब कहेंगे पॉसिबल नहीं है? तो ध्यान से सुनिएगा। जब ये ट्रिक्स है आपका, ये क्या क्या है आपका, ये ट्रिक्स है, ठीक है? जब n की वैल्यू, जब n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ, जब सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगा। जब n की वैल्यू डेसिमल में हो, डेसिमल में हो, तब n पॉसिबल यानी नहीं है। इस रिलेशन में n पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है सर? जैसे एग्जांपल के तौर पे n बराबर जैसे 2.3 आ गया आंसर, कभी n की वैल्यू 4.2 आ गया आंसर, तो ये पॉसिबल नहीं है। सर पॉसिबल होने के लिए कंडीशन क्या है? तो कहेंगे जब n की वैल्यू, जब n की वैल्यू डेसिमल में ना हो, डेसिमल में नहीं आए, तब कहेंगे, तब कहेंगे पॉसिबल है। सच एज, जैसे इसको कैसे समझेंगे? तो समझ रहे हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपको किसी कोई क्वेश्चन है जिसमें चार्ज दे रखा है, मान लीजिए 5.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम दे रखा है। ये चार्ज की वैल्यू है, ये क्यू की वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो सबको मालूम होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कैंसिल हो गया ये। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो n बराबर क्या हो गया, 50/16, 54/16 कितना हो गया, इस तरीके, ये 3.3 आ रहा है। तो ये 3.3 क्या n की वैल्यू है, तो 3.3 क्या, ये डेसिमल में है, मतलब आपका ये सवाल आपका पॉसिबल नहीं है, यानी n की वैल्यू पॉसिबल नहीं। तो इस तरीके का ऑप्शन अगर आएगा, जैसे मान लीजिए ऑप्शन ए आ गया, जैसे मान लीजिए 2 है, ऑप्शन बी आ गया मान लीजिए 4 है, ऑप्शन सी आ गया 4.2 है, ऑप्शन डी आ गया मान लीजिए नन है, तो इसमें कहेंगे चारों ऑप्शन में से पॉसिबल कौन नहीं है, यानी n की वैल्यू पॉसिबल कौन नहीं है, तो ये मार देंगे टिक 4.2। ठीक है, इस सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, जिनको लिखना हो आप लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। ठीक है,
चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें टोटल 3-4 क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कहीं से भी सवाल आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में तो आप इजी वे में बना लीजिएगा। 2 मार्क्स में भी आएगा तो इजी वे में बना लीजिएगा। थोड़ा बस पैसेंस के साथ आप पढ़ें और डेफिनेट आपका बेहतर हो जाएगा बोर्ड। हम चैप्टर वाइज हम डालते हुए जाएंगे, हम कोशिश करेंगे चैप्टर वाइज डालते जाए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो Q बाई Q का, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन ए है 2, दूसरा ऑप्शन है √2, तीसरा ऑप्शन है 2√2, चौथा ऑप्शन है आपका 1/√2। देखते हैं सवाल। हम पहले अब डायग्राम देखेंगे। क्वेश्चन में आपको डायग्राम, क्वेश्चन में जो है डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम को देखते हुए हम काम करेंगे। एक स्क्वायर बॉडी है जिसके कॉर्नर पर चार्ज लगे हुए हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज 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 चार्ज, ये बीच में डायगोनल है। ठीक, डायगोनल है। अब देखिए सब साइड कितना का है, आर आर आपका है, आर आर डिस्टेंस का है, आर डिस्टेंस आर 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 सब आर है। तो नॉर्मल सी बात है डायगोनल कितना हो जाएगा। तो आप जब डायगोनल निकालते हैं, जब डायगोनल निकालते हैं तो आप क्या होता है, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो हम लोग ए सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए सी बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2r, मतलब आपको यहां पर कितना हो गया, √2r। और आप जानते भी है कि दो चार्ज के बीच में फोर्स लगता है। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, तो चलिए हम लोग पहले इनके हिसाब से सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास दो यानी फ्रॉम, अब देखिए हमारे पास डायगोनल के हिसाब से, तो डायगोनल के हिसाब से बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। एक तो ये हमारे पास क्या है, K Q1। अब एक डायग्राम पहले सॉल्व करते हैं। जैसे ये डायग्राम है, ये आपका चार्ज है, ये भी चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, √2r। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है ना, इस चार्ज का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब यहां पे ये आपका हो गया डिस्टेंस √2r। अब हम इसको देखिए क्या क्या हुआ फॉर्मूला इसका। आप जानते होंगे कि दो चार्ज के बीच का फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमने इसका निकाल लिया। अब देखिए, अब जहां तक हमको मालूम है कि इन दोनों के बीच की दूरी √2r भी है और इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स भी लग रहा है। तो देखिए 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल है, ये 90 डिग्री है, ये आपका एंगल है कि नहीं। ऐसे ऐसे, यानी ये डायगोनल क्या करता है, इस स्क्वायर को दो पार्ट में बांट दिया। एक राइट एंगल ये हो गया, एक राइट एंगल ये हो गया। तो हम लोग देखेंगे तो हमारे पास एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, एक और पेन का इस्तेमाल किया जाए, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया। अब बेस बराबर क्या होता है हमारे पास, h cos थीटा। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो आप देखेगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि cos थीटा बराबर, जैसे इसी के हिसाब से देखिएगा कि हमारा ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया एंगल के सामने, ये और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, h cos थीटा, मतलब h की वैल्यू हमारे पास क्या है, f cos थीटा। देखिए राइट एंगल हमारे पास है, तो कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया आपका, यानी कि जो बेस है, यानी बेस की जो वैल्यू हमारे पास है, यानी कि जो बेस की जो वैल्यू हमारे पास है, f cos 45 डिग्री। होता कि नहीं होता, हाँ सर होता है बिल्कुल। तो ऐसे इधर का यानी इसका जो हमारे पास दो चार्ज के बीच का देखेंगे तो फोर्स कैसा लग रहा है, f cos 45 लग रहा है। इधर का भी देखेंगे तो इधर का क्या लग जाएगा, हमारे पास f cos 45 लग जाएगा। कहने का मतलब है कि ये डायगोनल जो बराबर है सम ऑफ टू, यानी कि ये जो डायगोनल का जो चार्ज है, यानी इन दोनों चार्ज किसके बराबर है, कि इसके और प्लस इसके। क्योंकि यही डायगोनल क्या किया, स्क्वायर को दो पार्ट बांटा, एक ये पार्ट में हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया। तो चलिए एक पार्ट की बात करते हैं। अगर बात करते हैं तो इधर का फोर्स कितना है, f cos 45, और दूसरा पार्ट कितना हमारे पास हो गया, f cos 45।
कहने का मतलब है कि यहां पे क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाय 2r²। अब यहां पे 2f cos 45, ठीक है। तो यहां पर के क्यू स्क्वायर बाय 2r², 2। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के। अब यहां पे ये ध्यान देना है कि ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है, ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में लग रहा है। के Q1 Q2 बाय r², यानी यहां से यहां की दूरी क्या हमारे पास है, r है, तो r²। और cos 45 की वैल्यू 1/√2। देखिए अब आपके पास क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, के एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब ये r² से ये r² कैंसिल हो रहा है, तो यहां क्या बच गया, q/2 बराबर 2q/√2। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इस √2 से इस √2 में 2 से कट गया तो √2 बच जाएगा। और फाइनली हमको ये मालूम धीरे धीरे पता चल रहा है कि यहां पर q/2 बराबर √2q बच गया है ना। तो यानी अब क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं, q को रिप्लेस कर देते हैं, क्रॉस आपस में क्रॉस कर देते हैं, तो q/q, ये q बट्टे में चला है, ये ऊपर चला है, तो क्या हो जाएगा 2√2। यानी फाइनल आंसर ये मालूम चला कि ये एक हमारे पास इसका ऑप्शन, हमको दोनों का जो रेशियो है 2√2 मालूम चल गया। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि सबसे पहले ये जो निकाला गया है, सबसे पहले निकाला गया जो है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये इन दोनों के बीच का, ये वाला जो हमारे पास दो चार्ज के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का। और ये सब जो निकाला गया है, ये एक चार्ज इस चार्ज के बीच में, यानी कि एक स्मॉल चार्ज, तो इन दोनों के बीच में चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकालिए, चाहे ऐसे निकाले चाहे ऐसे निकालिए, तो हमारे पास ये डायगोनल दो पार्ट में बांटता है, एक पार्ट ये, इसलिए एक पार्ट का फोर्स ये और दूसरे पार्ट का फोर्स ये, दोनों को जोड़ दिया, 2f cos 45 वैल्यू पुट कर दिया हमने। पहले चार्ज की वैल्यू q है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो k q1 q2 बाय r², 1/√2 किसका है, cos 45 का। कैलकुलेशन किए 2√2 आ गया, रेशियो है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही से बनाइएगा, ठीक है। फिर अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग उतार ले, चलिए। हाँ, बहुत टफ है एग्जाम सर, बहुत टफ है। टफ कुछ नहीं है, मेहनत करिए, टफ कुछ नहीं, एंजॉय करके पढ़िए, है ना। लाइफ में बस क्या है यार, आप किसी चीज को प्रोफेशन मानो, प्रोफेशन मानोगे, काम अपने आप आसान होते जाएगा और विद क्वालिटी के साथ उभरेगा। अगर किसी चीज को बोझ मान लीजिएगा ना, तो और टफ हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं, ये तो ट्रिक्स नहीं था, दूसरा वाला सवाल ट्रिक्स नहीं था, ये जेन्युइन सवाल था। अब तीसरा सवाल की हम बात करते हैं कि सवाल कैसे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट्स डायपोल, ठीक है। हम कैसे समझेंगे यानी कि डायपोल है, तो कंडीशन हमारे पास क्या है, चार्ज आपके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और अपोजिट होना चाहिए, प्लस है तो माइनस, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 2 है, यानी इसको हम कह देंगे क्या है, डायपोल है। यानी कि सेपरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज व्हिच कैन से डायपोल, सेपरेशन ऑफ टू इक्वल चार्ज। जैसे सपोज इसी में सवाल दे देता है, न्यूमेरिकल दे देता है कि मान लीजिए आपके पास 6 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और एक है माइनस, यानी पहले 6 में एक है -6 माइक्रोकूलम, इन दोनों के बीच की जो दूरी है 2 मीटर, बहुत ज्यादा हो गया। तो डाइपोल मोमेंट निकालिए, मतलब कह रहा है फाइंड डाइपोल मोमेंट, बहुत आसान है, फाइंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होने देखिए, सवाल कैसे समझेंगे, डाइपोल कैसे समझेंगे कि जब दो चार्ज आपका इक्वल हो और अपोजिट हो, मतलब दोनों चार्ज इक्वल भी है और अपोजिट भी, देखिए 6 ये भी 6 माइक्रो ये भी है, 6 माइक्रो ये भी है, लेकिन अपोजिट है, तो कह देंगे डाइपोल है। अगर नहीं है तो कह देंगे डाइपोल नहीं है। तो यहां पे देखिए दोनों चार्ज सेम है लेकिन अपोजिट है, तो फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू सर्टेन डिस्टेंस। तो चार्ज की वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोकूलम, ठीक है, 6 इंटू 10 का पावर -6, क्योंकि एक माइक्रो की वैल्यू कितना होता है, 10 टू द पावर -6 होता है, और सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, तो इतना है, तो क्या 12 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम मीटर, हो गया आंसर। ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछ लीजिएगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, ये बहुत जबरदस्त सवाल है, क्योंकि इस सवाल को बनाने के लिए दिमाग चाहिए, दिल नहीं चाहिए, दिमाग। ये सवाल पूछा हुआ भी है, सवाल हम चाहते हैं लिख देना कि हमारे पास द इलेक्ट्रिक, क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the
सरफेस ऑफ स्फेयर, ठीक है, इफ इट चार्ज 10 माइक्रो कूलम। ये सवाल पूछा हुआ है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में डाले हुआ है, बच्चा घबरा जाता है कैसे सॉल्व करे। याद रखना कि हमारे पास फ्लक्स का जो फॉर्मूला है या फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यानी हम लोग को याद रखेंगे कि फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत फॉर्मूले हैं। एक अगर हमारे पास कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला है, कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का गॉस लॉ का फॉर्मूला है, तो याद रखना भाई मेरा कि जब आपके पास सिर्फ चार्ज दिया हो, जब याद रखिएगा कि जब सिर्फ क्वेश्चन में चार्ज दिया हो, चार्ज दिया हो और कहे फाइंड करे फ्लक्स, और कहे फ्लक्स फाइंड करे, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करे, तो समझ जाना, याद रखिएगा ये लाइन को, जब सिर्फ क्वेश्चन में चार्ज दिया हो और कहे फ्लक्स फाइंड करे, तो समझ जाना गॉस लॉ है। समझ जाना गॉस लॉ है। मतलब आप जानते हैं यहां पर कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम जानते हैं ईडीए भी होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है, ठीक है, ई ए कॉस थीटा भी होता है, ई डॉट ए भी होता है। अब हमको ये लगाना है, अब हम लोग को ये इसलिए लगाना है क्योंकि इसका ऑप्शन अल्टरनेट है, जो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर एरिया के रिस्पेक्ट में काम करेंगे, डीए। अब बॉडी कैसे कह रहा है, हमारे पास स्फीयर कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, या आपको फॉर्मूला याद भी होगा बड़ा इजी फॉर्म में, के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और हमारे पास जो एरिया का यानी स्फीयर का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्फीयर अगर बॉडी है उसका एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। के की वैल्यू सबको मालूम है, कांस्टेंट की वैल्यू 10 9 × 10 9, चार्ज दिया हुआ 10 माइक्रो कूलम, तो 10 तो 10 है, अब माइक्रो की वैल्यू 10 का पावर -6 और इनटू 4 पाई। देखिए एकदम इजी है, 9 4 36 पाई, 9 4 36 पाई, 9 4 36 पाई है तो पाई रख दिए। अब देखिए 10 का पावर 9 है, ये 10 हो गया, तो देखिए तो यहां पे 10 -6, इट इज टू मच इजी, 36 पाई 10 का पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर C-1। ये आपका आंसर होगा, ये वाला फ्लक्स का ऑप्शन में दिया होगा, आप उस पर टिक मार लीजिएगा। तो हम किसी भी चीजों को समझते हैं और ढंग से समझते हैं, ठीक है, जब हम समझेंगे तो पता चलेगा कि यार हमें कहां पे समझना है। तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले ये जो लाइन लिखा हुआ है ट्रिक्स, उसको ध्यान से पढ़िए कि कैसे समझेंगे ये सवाल, इसी क्वेश्चन का है, कैसे समझेंगे डायपोल मोमेंट का है। तो हमने बताया था कि जब चार्ज सेम हो और अपोजिट हो तो समझना डायपोल है। चलिए इसको उतार लीजिए आप ढंग से, हम मिटाने जा रहे हैं। आपका न्यूमेरिकल यहां पे ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क्स के लिए इट इज इनफ फॉर यू। अब बात आता है कि सर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरीके का सवाल सा रहता है, क्या है नहीं है सर, थोड़ा सा इसको भी ले लीजिए। हमने कहा ठीक है, तुम कह रहे हो तो हम ले ले रहे हैं, क्वेश्चन को बनाना टफ थोड़ी है, हमारे यहाँ तो सिलेबस भी हो जाता है, रिवीजन भी चल रहा है, और टाइम पे रिवीजन भी हो जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले, और बहुत अच्छे से डिटेल के साथ पढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग को ध्यान में देना यह पड़ेगा कि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो किन बातों पे ध्यान देता है। चलिए 1 मिनट हमको कंटेंट लाने दीजिए।
इसमें हम ध्यान देंगे कि क्वेश्चन है कि फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। देखिए, अगर आपके पास बात आता है कि फाइंड, यानी कि आप ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, यानी कि वन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन दे दिया, ठीक है, ऑप्शन दे दिया 1.60 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। दूसरा ऑप्शन दे दिया 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम्ब पर केजी। तीसरा दे दिया, ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम्ब। डी दे दिया नन ऑफ दीज। ये आपको क्वेश्चन है। देखिए, इसका कोई ज्यादा झमेला नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बात को। आप बनाना स्टार्ट करते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज। तो याद रखिएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन अपर मास के। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू उसके मास से डिवाइड कर दीजिए। मतलब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इतना होता है 10⁻19 कूलम्ब, और मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। जब आप डिवाइड करते हैं तो पाते हैं 1.76 माइनस प्लस। जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमको यहां पे कितना आता है, मतलब 11 कूलम्ब पर जाए। यानी कि हमने क्या किया, जो वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे तो 0.176 ऐसे आता है, 10⁻12 आ जाता है। एक पावर बढ़ा देते हैं तो उसका एक पावर घट जाता है कि नहीं? यहां 12 आ गया था, 0.17 था ये, ठीक। तो हमारे पास पता चला कि स्पेसिफिक जो चार्ज है इतना आ रहा है, और हम सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से 76 को हम 8 लिख सकते हैं। तो आपका यहां पे देखा गया 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो ये है। आप आसानी से निकाल सकते हैं, ये कुल मिलाकर है E/m से डिवाइड कर दीजिए। तो चलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, कंफ्यूजन मत पैदा कीजिएगा, अपने दिमाग को संतुलन में रखिएगा, रिवीजन ढंग से कीजिएगा, सिलेबस को अच्छे से कवर करके पढ़िएगा, हर टॉपिक को अच्छे से समझ कर पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में भी सिर्फ 50 देर बाकी है। चलिए स्टार्ट करें। इसको मैं मिटा रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन है जिसमें भी कंफ्यूजन है बच्चों को ऑब्जेक्टिव को लेकर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का जो कंफ्यूजन टाइप का है, और मैं हर कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस को हम दूर करने में बहुत माहिर है, कोशिश करते हैं कि सॉल्व हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास जो ये है, मतलब क्वेश्चन है, लिख लेता हूं। क्वेश्चन है वन स्टेट कूलम्ब। देखिए सवाल समझिएगा, वन स्टेट कूलम्ब बराबर कितना कूलम्ब होता है? यह सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ठीक है। सबसे पहली बात यह जानना है कि हमारे पास, यानी कि किसी अगर है यहां पे ये आपका कौन सा यूनिट है? ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है, और ये एसआई है। तो सीजीएस के फॉर्म में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सीजीएस के फॉर्म में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टैट कूलम्ब होता है। ये यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है हमारे पास, वो कितना होता है? 4.8 इंटू 10⁻10 होता है, यानी इतना होता है हमारे पास सीजीएस के हिसाब से। लेकिन ऐसे के हिसाब से देखेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है, ये एसआई के हिसाब से, यानी ये वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। तो कैसे बराबर है? तो उसका भी है एक प्रूफ है, उसमें देख लीजिएगा। तो यहां देखिए कुल मिलाकर ये कि 4.8 इंटू 10 स्टेट कूलम्ब बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो गया। देखिए आपको स्टेट कूलम्ब रहने दीजिए, मतलब इसको रहने दीजिए, स्टेट कूलम्ब को रहने दीजिए, इसको बट्टे में लाइए। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻10। देखिए कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 1 यानी कि 1 स्टेट कूलम्ब बराबर, इसको काटेंगे तो 3 बार में 1/3,
और 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस 10 हो जाएगा, तो ये नहीं 9 हो गया। तो इतना हमारे पास बराबर, एक स्ट्रेट कूलम जो किसके बराबर होता है 1/3 × 10⁻9 के बराबर होता है, 9 कूलम के बराबर। तो इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूजन पैदा नहीं करिएगा, और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ आपका ये चैप्टर 1 का जो है, जो पेचीदा टाइप का क्वेश्चंस थे, जो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रहे थे, एकदम बिल्कुल सुकून के साथ सॉल्व हो गया है। इसको आप बार बार देखिए, आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आप जहां तक ध्यान हो वहां तक आपको पढ़ना है, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा। थैंक यू।